वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो इन 30 में से 20 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। चलिए पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। पहला क्या है? विशिष्ट, दूसरा अशिष्ट, तीसरा अपुष्ट, चौथा बेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है बेस्ट। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? बेस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है। तो ऑप्शन 1 क्या है? कपट, ऑप्शन 2 कारपेट, ऑप्शन 3 कपूर, ऑप्शन 4 कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप क्या है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 करपट का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा है। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात, बसंत, बारात, बसंत, वारात, वसंत, बारात, बसंत। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन 3 वारात, वसंत, क्योंकि इसमें वा लगता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अर्धस्वर हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 34, अर्थात इसमें क्या है? अर्धस्वर हैं। या, वा, ई, उ, री, लरी, की, ऋषि, शा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला, या और वा कैसे स्वर हैं? अर्धस्वर हैं। या और वा अर्धस्वर हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंका ग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपराधी का शंकाग्रस्त हो जाना। क्लियर। चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगार, प्राक कथन, पृष्ठ पेषण, प्रस्तावना। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा है? एक बार कही बात को दोहराते रहना पृष्ठ पेषण है। विकल्प संख्या क्या है? 3 है। पृष्ठ पेषण, एक बार कही बात को दोहराते रहना। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या ऐसा शब्द है? विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी, ऑप्शन 1 अपादान, ऑप्शन 2 संबंध, ऑप्शन 3 अधिकरण, ऑप्शन 4 संप्रदान। तो यहाँ से छत से ईंट गिर रही है, क्या हो रही है? ईंट अलग हो रही है छत से, अर्थात यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला अपादान कारक। छत से ईंट गिरी अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक है? अपादान कारक है। आ जाइए अगला प्रश्न। महोर्मी का संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 39 महोर्मी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन 1 महत धन उर्मी, ऑप्शन 2 महाधन उर्मी, ऑप्शन 3 महाधन उर्मी, ऑप्शन 4 महत धन मर्मी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 महाधन उर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद है महाधन उर्मी। अगले आ जाते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर क्या है? चरा और चरम में चर और अचर कैसा समास है?
द्वंद्व समास है। चराचरम में द्वंद्व समास है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत में आ उपसर्ग है कि अभ्य उपसर्ग है कि अभि उपसर्ग है कि अभ्या उपसर्ग है? तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग अभ्यागत में है। अगला क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय अनीय प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, रम प्रत्यय है या रीय प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? रमणीय में अनीय प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। रमणीय में अनीय प्रत्यय है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, भंवरे सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथई हैं। चलिए पहले पूरा प्रश्न आ जाए स्क्रीन पे। भंवरे सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथई हैं। बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरही समरथई हैं। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? अर्थात जो यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें कौन सा रस है? तो सबसे पहले ऑप्शन 1 रौद्र रस, ऑप्शन 2 भयानक रस, ऑप्शन 3 विभत्स रस, ऑप्शन 4 वीर रस। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन 1। कौन सा रस है? रौद्र रस है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 44। देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। तो अर्थात इस पंक्तियों में कौन सी छंद है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरहो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार में कौन सा छंद है? तो आइए आप पहला देखते हैं। दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, बरवे छंद। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसके अंदर कौन सी छंद है? दोहा छंद है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 45। चलिए देखिए, शुद्ध वाक्य है, मोहन और गीता गा रही है। मोहन और गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रही है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा कथन शुद्ध है। तो इसका कौन सा कथन है? ऑप्शन नंबर 3 मोहन और गीता गा रहे हैं। ये कैसा कथन है? शुद्ध कथन है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 46 पे क्या है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? अर्थात क्रम से रखा जाए हिंदी शब्दकोश में तो कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? क्लियु, क्रम, कृष्ण, कृषाणु। तो अर्थात कौन सा सबसे अंत में आ जाएगा? प्रश्न संख्या 46 का जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा? क्लियु। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लियु शब्द सबसे अंत में आएगा। आज ये प्रश्न संख्या 47 पे, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। प्रश्न संख्या 47 ऑप्शन क्या है? पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन किसके द्वारा आता है? जल्दी से ऑप्शन बताइए आप लोग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? चारों विकल्प देखिए, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, अर्थात इसमें क्या दिया गया है? नहीं। तो भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? चलिए देखिए, किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ड्रेकाली पद्धति,
अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं। क्या है? बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। अर्थात बालक की प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसके द्वारा कौन मानता था? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्लाबेल का, किलपैट्रिक का। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? महात्मा गांधी का मानना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 का। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है कक्षाभिनय प्रणाली। कौन सी उपयुक्त नहीं है? कक्षाभिनय प्रणाली। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुस्तक आनंद कादम्बनी पत्रिका, जो आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इस पत्रिका का प्रकाशन आनंद कादम्बनी कहाँ से होता है? बनारस से होता है, मिर्ज़ापुर से होता है, इलाहाबाद से होता है कि लखनऊ से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 मिर्ज़ापुर से। कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। तो इसका सही आंसर कौन सा है? आदिकाल की रचना कौन सी है? खुमान रासो है। कौन सी रचना है? खुमान रासो। अगला प्रश्न। कारे नलिनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर सरोवर पानी, कार्य कमलनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी। इस पंक्ति को किसने कहा है? जायसी, रविदास, कबीर, दादू। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर दास की हैं। किसकी पंक्ति है? कबीर दास की पंक्ति है। कारे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध संग्रह है? माटी का फूल, चिंतामणि, छड़ बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि है। आ जाइए प्रश्न संख्या 56 पे। क्या दिया गया है? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इसके लिए इन्हें कब दिया गया था पुरस्कार ज्ञानपीठ? जल्दी से बताइए ऑप्शन देख के। वर्ष 1972 में। तो राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 मांस रहित भोजन को, ऑप्शन 2 मोक्ष का इच्छुक, ऑप्शन 3 रात में विचरण करने वाला, ऑप्शन 4 मृत्यु का इच्छुक। तो जल्दी से बताइए निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन में जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या है? मांस रहित भोजन। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। शहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तो शहद कैसा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि आगत है? तो शहद शब्द कैसा है? जल्दी से बता दीजिए। ये आगत शब्द है। शहद शब्द कैसा शब्द है? आगत शब्द है। अगला प्रश्न आ जाता है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। तो इसका सही अर्थ के उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्री के अर्थ में। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री के अर्थ में वनिता का प्रयोग होता है।
अब आ जाइए प्रश्न संख्या 60 पे। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। तो इसका आंसर बता दीजिए सभी से जल्दी से कमेंट में बॉक्स में। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, मुकुंद किसका पर्याय है? ये किसका है? विष्णु का। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए हिंदी के 10, मनोविज्ञान के 10 और इंग्लिश के 10 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।